हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही रेयर किस्म का फ्लावर लेके आई हूँ और ये जो प्लांट है ये किसी किसी के ही गार्डन में आपको देखने को मिलेगा। हर किसी के पास ये नहीं मिलेगा। ऑनलाइन तो ये बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आप लाना चाहते हैं तो नर्सरी से राखी बेल के नाम से आप ला सकते हैं। इसके काफ़ी सारे नाम हैं। राखी बेल, जैसे कि मैंने बोला, पैशन फ्लावर इंग्लिश में, और कृष्ण कमल, ये सब इसके नाम हैं। और जो रेट है वो भी इसकी 100 से के आसपास वैरायटी हैं। और जो इसकी शेप है, कलर हैं और प्राइस हैं, वो सब इसकी वैरायटी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। और काफ़ी सारे कलर आते हैं इसमें। रेड आता है, ये बैंगनी आता है, पर्पल जो मेरे पास है, और वाइट में आता है। और जो रेड में आता है उसकी थोड़ी शेप अलग होती है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। राखी बेल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम बचपन में, हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तो फोम की कटिंग की राखियाँ बनती थी, आपको अगर याद हो, और उनको कलरफुल बनाया जाता था और उनकी शेप ऐसी ही होती थी तकरीबन जो इस फ्लावर की है। तो इसलिए इसको राखी बेल भी बोला जाता है। माली लोग तो इसको राखी बेल ही बोलते हैं। और इसी के केयर टिप्स आज मैं बताऊंगी, इसी के बारे में सारी बातें डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। और हाँ, जाने से पहले एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो शुरुआत करते हैं इसके केयर टिप्स और इसके सारा कुछ जो बातें इसकी होती हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि इसमें 4 साल में एक बार फ्लावर खिलता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इस प्लांट को रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें डेली ब्लूमिंग होती है क्योंकि इसकी जो फूल की लाइफ है वो भी हिबिस्कस की तरह एक ही दिन होती है। सुबह फ्लावर खिलता है और शाम को बंद हो जाता है, वो स्पेंट हो जाता है, और वहाँ से हमें इसको कट करना पड़ता है। और ये देखिए, अभी मैं इसको नर्सरी से लेके ही आई थी 4-5 दिन पहले। कभी भी नर्सरी से लाते ही आप रिपोर्ट मत कीजिए प्लांट को, क्योंकि शौक में चला जाता है। नर्सरी में अलग माहौल होता है उसके लिए और घर में अलग एटमॉस्फेयर होता है, तो वो शौक में चला जाता है कई बार। तो इसलिए 4-5 दिन अपने गार्डन में रखने के बाद ही उसको आप रिपोर्ट करिए। और जहाँ तक इसकी मिट्टी की बात है, मिट्टी इसके लिए भुरभुरी लेनी है, वेल ड्रेन लेनी है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में ये चल नहीं पाएगा। और उसके लिए आपको कोकोपीट या राइस हस्क ज़्यादा मात्रा में मिलाना है, और खाद, एक हिस्सा खाद का भी देना है। गोबर खाद, नाइट्रोजन और फास्फोरस से युक्त कोई भी गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट। और लोकेशन की बात करें तो इसको 8-10 घंटे की धूप, मैक्सिमम 8-10 घंटे की धूप ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब आप ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर इसको मई, जून, जुलाई की जो स्corching हीट है 12 बजे के बाद वाली, बस उसको वहाँ से आप बचा लें तो अच्छा है, क्योंकि वो इसको नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो इसके जो पत्ते हैं वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए 8-10 घंटे की धूप लगाएं, लेकिन उस धूप से ज़रूर बचाएं। और वाटरिंग की हम बात करें तो वाटरिंग हमें सर्दियों में तो बिल्कुल ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और गर्मियों में भी जब आप वाटरिंग करें तो फिंगर से टच करके देख लें। अगर 1.5-2 इंच तक उसमें मॉइस्चर है तो आप वाटरिंग बिल्कुल ना करें, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। और जब उसकी में मॉइस्चर नहीं फील हो रहा है तो आप उसमें वाटरिंग कर सकते हैं। तो ये तो वाटरिंग का एक सीधा सीधा फंडा है। और अगर हम बात करें इसके मल्टीप्लाई करने की, तो देखिए, जब तक कहते हैं पेंसिल जितनी मोटाई की स्टेम होनी चाहिए, लेकिन पेंसिल जितनी मोटाई की स्टेम इसकी होगी जब ये मैच्योर हो जाएगी, 6-7 फुट इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी, हाइट इतनी हो जाएगी जब इसका जो स्टेम है वो पेंसिल जितना मोटा होगा।
तो उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। इसको सीड से भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, और पोट लेयरिंग से कर सकते हैं। पोट लेयरिंग जैसे हम अगर आप ने कभी किया हो, स्पाइडर जो प्लांट होता है उसकी जो कॉर्नर होता है बिल्कुल एंड स्टेम के एंड पे प्लांट बेबी प्लांट निकलते हैं, और उसको हम मिट्टी में दबा देते हैं साइड वाले गमले में, और जब वो लग जाता है तो हम उस स्टेम को काट देते हैं। ऐसे ही हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो स्टेम है उसमें नोड एरिया के पास थोड़े पतले पतले थ्रेड टाइप होते हैं, उसको अगर हम मिट्टी में दबा दें उस पार्ट की तरफ से, तो हमारा जो प्लांट है वो तैयार होना शुरू हो जाता है। साइड में गमला रखकर उसकी मिट्टी में, तो हमारा जो प्लांट है वो तैयार होना शुरू हो जाता है दूसरे गमले में। और जब वो इसकी हर नोड एरिया पर, हर एक लीफ के नीचे ये फूल लगता है, तो इसकी जो कटिंग शटिंग है वो भी बहुत ज़रूरी है। और साल में हम 2 बार कटिंग कर सकते हैं। एक बार तो हम अक्टूबर नवंबर में कर सकते हैं जब ये डोरमेंसी पीरियड में जाने को होता है और गर्मी की का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है, फूल इस पे आने बंद हो जाते हैं, जब हम इसकी कटाई छटाई कर सकते हैं। और एक हम कर सकते हैं मार्च अप्रैल में, जब इसका सीज़न आने वाला होता है, जब हम इसकी कटाई छटाई कर सकते हैं, ताकि उसकी जो शेप है वो मेंटेन रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल फ्लावरिंग देखने को मिले। और ये तो थी इसके मल्टीपल करने की और बुशी बनाने की। लोकेशन की बात करी, हाँ फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो इसको नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस और पोटाश की भी बहुत ज़रूरत है। देखिए ये हैवी फीडर प्लांट माना जाता है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने 1-2 बार हमने साल में खाद डाली, और उसके साथ साथ अगर हम बोन मील डालते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है इसके लिए। और बोन मील हमें इसके गमले के साइज के हिसाब से या प्लांट की उम्र के हिसाब से डालनी है। और इसके साथ साथ हमें, अगर हम घर में यूज करते हैं ऑर्गेनिक, तो हम केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, और मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं सर्दियों में, ताकि हमें गर्मी आते आते ब्लूमिंग अच्छी सी देखने को मिल जाए। तो इस तरह से हम नाइट्रोजन के साथ साथ पोटाश और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं इसके लिए। और लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज करेंगे तो वो इंस्टेंट उसका यूज होगा। और लोकेशन की मैंने बात की, फर्टिलाइज़र की बात की। हाँ, इंसेक्टिसाइड में अगर आपको कुछ दिखाई देता है इंसेक्ट वगैरह, वैसे तो अभी तक मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, 8-10 दिन हो गए मुझे लाए हुए, लेकिन हर 15-20 दिन के बाद या महीने के बाद, एक इंटरवल के बाद अगर हम नीम ऑयल का स्प्रे कर देते हैं तो ये इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नीम ऑयल को, 1 ढक्कन नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में डालकर डाइल्यूट करके आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे इंसेक्टिसाइड और से ये इंसेक्ट से सेफ रहेंगे और हेल्दी बने रहेंगे। तो इसको आप ऐसे वाइन के रूप में ऊपर चढ़ा सकते हैं, जैसे ये मैंने किया है। ये अब बालकनी से सीधा ऊपर छत पर चला जाएगा। और इस तरह से स्पेंट फ्लावर को साथ साथ तोड़ दीजिए, ताकि वहाँ पर आपको नई स्टेम देखने को मिले और प्लांट ये ना समझे कि उसकी जो लाइफ है वो पूरी हो चुकी है। इसको कोरा पांडव फ्लावर भी कहा जाता है, और भगवान कृष्ण को ये बहुत ज़्यादा प्रिय है और उनके ऊपर चढ़ाया जाता है, इसलिए इसको कृष्ण कमल भी बोला जाता है। और देखिए जो इसमें ऊपर थ्रेड टाइप जो स्ट्रक्चर है इसका, वो कौरवों का प्रतीक है। और येलो शेड में आपको 5 मिलेंगे, वो पांडव का प्रतीक है। और उससे सबसे ऊपर आपको 3 मिलेंगे जो स्ट्रक्चर में, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक है। इसलिए भगवान कृष्ण के साथ साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का भी ये प्रिय फूल है। और कृष्ण भगवान को ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये कृष्ण कमल बोला जाता है इसको। तो ये काफ़ी सारी मैंने आपको बातें बताई हैं। ये जो
रिलीजियस इसकी वैल्यू है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। उसके लिए कभी अलग से कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ये सब बहुत बताना बहुत बड़ा ही वीडियो बन जाती है, बहुत बड़ा काम हो जाता है। इसलिए वीडियो भी थोड़ी ठीक सी बनानी चाहिए। तो ये देखिए, इसके जो पोट है वो हमने कम से कम 10-12 इंच से ज़्यादा का लेना है। और जब मैच्योर हो जाता है प्लांट 4-5 साल के बाद, तो आप उसको चेंज करके और भी बड़ा पोट ले सकते हैं। अगर यही प्लांट आपका ज़मीन में है तो आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। प्लांट को ज़मीन से अपने आप सब कुछ न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। तो इसी के साथ ही हम वीडियो का एंड करते हैं। आई होप मैंने सब कुछ आपको बता दिया होगा। कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं आपके पास है क्या नहीं ये प्लांट। अगर नहीं है तो ज़रूर ले आइए। बाय बाय।